नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। खबर उदयपुर से आपको देंगे। उदयपुर को कल सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम कल आएंगे उदयपुर। कल दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे उदयपुर। 17 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास और 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम कल उदयपुर आएंगे। उदयपुर वासियों को कल बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कल दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे उदयपुर, जहां पर 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 2500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 12:30 बजे का समय रखा गया है जब दोनों नेता पहुंचेंगे। जयपुर से बड़ी खबर देंगे। जयपुर के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे सीएम ने जगदीप धनखड़ का किया स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया डिनर। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीएमआर पहुंचे। सीएम ने जगदीप धनखड़ का स्वागत किया और इस दौरान परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने डिनर भी किया। खबर जयपुर से आपको देंगे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म हुआ है। धरने को खत्म कराने पहुंचे खुद वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्पना कटेजा। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी मांगों को माना है। प्रोफेसर ओम मेहला के खिलाफ मामले की जांच के लिए गठित कमेटी का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की कमेटी करेगी मामले की जांच। धरने के दौरान ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम भी हुआ शुरू। धरने के दौरान ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है। विद्यार्थी परिषद की सभी मांगों को माना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर ओम मेहला के खिलाफ मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा की कमेटी करेगी मामले की जांच के धरने के दौरान ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हुआ है। शिक्षक ने होटल के कमरे में किया सुसाइड। विषाक्त पदार्थ खाकर किया सुसाइड। पुलिस ने शव को होटल के कमरे का गेट तोड़कर बाहर निकाला है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरावट में तैनात था शिक्षक राजेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, बहरोड़ जिला अलवर का है निवासी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरावट में शिक्षक के पद पर तैनात था और पुलिस ने होटल के कमरे का गेट तोड़कर शिक्षक के शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने शिक्षक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अब खबर कोटा के इटावा से है। इटावा पुलिस चौकी में आत्महत्या। पुलिस चौकी के लांगटी ने आत्महत्या की है। इटावा पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी संख्या में चौकी के बाहर ग्रामीण मौजूद। मृतक मनीष बताया जा रहा है देवपुरा निवासी। चौकी में खाना बनाने का काम करता था। खुदकुशी करने की वजह साफ नहीं हुई है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी से आरपीएन सिंह राज्यसभा उम्मीदवार। यूपी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा उम्मीदवार। बिहार से डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार। बिहार के डॉक्टर भीम सिंह बीजेपी उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार। हरियाणा से सुभाष बराला राज्यसभा के उम्मीदवार। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा के 7 उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट राज्यसभा उम्मीदवार। यूपी से नवीन जैन अमरपाल मौर्य राज्यसभा उम्मीदवार। यूपी से संगीता बलवंत साधना सिंह बीजेपी की उम्मीदवार। बंगाल से सामिक भट्टाचार्य को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का दंगल शुरू हो चुका है। चेहरे फाइनल हो गए हैं और उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है जिससे 24 का संदेश दिया जा सके। और इसी रणनीति के साथ बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताते हुए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। राज्यसभा में नए चेहरों पर भरोसा। बीजेपी ने 7 में से 6 नए चेहरे उतारे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को रिपीट किया गया है। काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य को राज्यसभा का टिकट मिला।
गाजीपुर की संगीता बलवंत को भी मौका मिला है। आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वहीं तेजवीर सिंह और साधना सिंह को भी मौका मिला है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी ने इसके जरिए क्षेत्रवार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को साधने की प्लानिंग की है। भारतीय जनता पार्टी ने उच्च सदन के लिए अपने नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि सभी जाति के लोगों को सही से प्रतिनिधित्व किया जा सके। इन सब के बीच में सबसे खास बात यह है कि आरपीएन सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से आते हैं, उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर के आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था और वो लोकसभा के प्रबलतम दावेदार माने जा रहे थे। राज्यसभा सांसद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलना तय है। अगर बीजेपी ने 7 सीटों पर संतोष कर लिया तो सपा को 3 सीट मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए संघर्ष किया तो चुनाव की नौबत आएगी। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट के लिए 40 विधायकों का मत चाहिए। बीजेपी के पास 277 मत होने से 7 सीट पहले से तय है। समाजवादी पार्टी के पास 117 विधायक होने से 2 सीट तय है। ऐसे में 8वीं सीट के लिए बीजेपी एसपी में फाइट होगी। 8वीं सीट के लिए बीजेपी को 40 और सपा को 1 सीट चाहिए। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये भी संभव है कि बीजेपी 7 ही सीट पर संतोष कर चुनाव को निर्विरोध संपन्न कराए। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के लिए चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे में 8वीं सीट की फाइट जबरदस्त होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की, अब उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों राम के रंग में नजर आ रहे थे। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से निष्कासित है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या हुआ? सनातन विरोधियों का चेहरा बाहर आ गया। अखिलेश यादव के चेहरे से हिंदुत्व का नकाब उठ गया। राहुल गांधी पर इच्छाधारी हिंदू होने का टैग लग गया और विपक्ष में जो इक्का दुक्का राम भक्त बचे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। अब इन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। इन पर कांग्रेस की तरफ से इल्जाम भी लगाए गए। कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। कृष्णम पर पार्टी विरोधी टिप्पणी का आरोप लगा है। 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगे हैं, उसकी सच्चाई बस इतनी है कि वो कांग्रेस के राम विरोधी चेहरे को देश के सामने रख रहे थे। उन्होंने पार्टी से निष्कासन पर अपनी बात भी रखी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा, मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया क्योंकि कांग्रेस राम और सनातन विरोधी है। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूं, उस पार्टी में हूं जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है, जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूं?
लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। बेशक प्रबोध कृष्णम को फैसले लेने में देरी हुई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो कभी कांग्रेस की चौखट पर नहीं जाएंगे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रबोध कृष्णम जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 19 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते जयपुर से खबर आपको देंगे, जहां नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजा और स्मैक बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से गांजा और स्मैक बरामद किया गया है। और खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साधुवाली में श्रीगंगानगर से पंजाब जाने वाला रास्ता सील किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नियुक्त किसान आंदोलन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। 13 फरवरी से शुरू होने वाला है किसान आंदोलन। सरकार किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं को चट कर जाता है। आरोप है कि कांग्रेस की पिछली सरकार में जल संसाधन विभाग में 15,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। प्रदेश में सिंचाई विभाग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि और किसानों के उत्थान के नाम पर 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश भर में नई परियोजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने में की गई बंदरबांट की उच्च स्तरीय जाँच की शिकायत की, जिसके बाद शिकायतें तो दर्ज की गयी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी उसमें ब्लैक लिस्टिंग का उल्लेख नहीं है, ये मेरे रिकॉर्ड में है। तो क्या ये आरटीपीपी एक्ट के विरुद्ध नहीं है? ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी एफिडेविट अगर हम देते हैं उसमें गलत सूचना देते हैं तो हमारे को वो सूचना देने का अधिकार नहीं है, वो एक गलत ही होता है। तो क्या उस गलत पर एक्शन लिया आपने? मैं अभी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। जांच एजेंसियों को मिली शिकायतों के मुताबिक 500 करोड़ के टेंडरों में आरटीपीपी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। नियम के मुताबिक टेंडर के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक और संवेदकों के साथ साथ विभाग के अधिकारियों के लिए टेंडर दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जल संसाधन विभाग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरटीपीपी नियमों के विरुद्ध ठेकेदारों को साइट विजिटिंग कराई गई। आरोप है कि अधिकारियों द्वारा टेंडर दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ही टेंडरों की पूरी गोपनीयता को भंग कर दिया गया। विवादित हुआ था, इसमें जो सत्यापन था वो एक्सीएन के लेवल से होना था और जो भी अधिशासी अभियंता थे वो सत्यापन कर रहे थे। कुछ मामलों में निश्चित रूप से एक वर्ग द्वारा इस तरह की चीजें पॉइंट आउट की जा रही थी, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को बाद में विथड्रॉ कर लिया था और उसके बाद की निविदाओं में हमने ये जियो टैगिंग की शर्त को नहीं रखा हुआ था। आरोप ये भी है कि 600 करोड़ के शॉर्ट टर्म टेंडर में आरटीपीपी नियमों की खुली अवहेलना की गई है। चुनाव से ठीक पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने टेंडरों की बौछार कर दी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सरकारी खजाने की राशि में भ्रष्टाचार करने के लिए चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले प्रदेश भर में 6,000 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए। आरोप है कि करीब 5,500 करोड़ रुपए के टेंडर ब्लैक लिस्टेड फर्मों के साथ साथ फर्जी दस्तावेज वाली फर्मों को आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट घोटाले का भी आरोप है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाली कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट देने का भी आरोप लगा है। कोई आदमी कोई भी बात एफिडेविट पे अगर देता है तो उसमें कोई गलती, त्रुटि और झूठी बात नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और अगर कोई गलत घोषणा करता है तो उसके लिए वो उसकी सजा उसको मिलेगी और उसका जो भी कोई पेनल क्लॉजेज हैं उस पर ऑपरेट होंगे। वो घोटाले के आरोप की फहरिस्त काफी लंबी है। धौलपुर में काली तीर और प्रतापगढ़ में पीपल खूंट परियोजनाओं के 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भी धांधली के आरोप है। आरोप के मुताबिक तत्कालीन राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए के टेंडर आवंटित किए गए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आंखें बंद कर ब्लैक लिस्टेड कंपनी मेसर्स GPVR प्राइवेट लिमिटेड को जारी कर दिए हैं।
आरोप है कि उदयपुर की देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ फेज में भी 1500 करोड़ रुपए के टेंडर में भारी अनियमितताएं बरती गयी। बहरहाल सिंचाई विभाग में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें जांच एजेंसियों तक तो पहुंची हैं, लेकिन देखना है कि अन्नदाता के नाम पर हो रहे इन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। गांव चलो अभियान के बीच बीजेपी सोमवार से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रही है। एक महीने में प्रदेश के करीब 15,000 गांव और वार्डों में ये यात्रा जाएगी, जिसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राजस्थान में इस यात्रा को सफल बनाने का जिम्मा बीजेपी किसान मोर्चा को दिया गया है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में पहले गांव चलो अभियान चलाया गया और अब ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। सोमवार से बीजेपी पूरे देश में इसकी शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के संगठनात्मक 44 जिलों से भी यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां गाय, हल, ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यंत्रों की पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। किसानी बने, किसान का सम्मान हो, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान की समृद्धता के लिए पूरा का पूरा एक कार्य संपूर्ण देश में किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर के राजस्थान के किसानों को वैभव संपन्न बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करेंगे, जिसके तहत ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के 2.25 लाख गाँव में जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुकरताल से ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 44 जिलों में ये यात्रा एक साथ 12 फरवरी को प्रारंभ होगी। गाँवों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल रहा है। ऐसे में ग्राम परिक्रमा यात्रा में न सिर्फ किसान और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी, बल्कि गांव के विकास के एजेंडे पर भी रणनीति तय होगी। इसके अलावा सभी देवताओं के स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान के 11,152 ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलेगा। सोमवार से शुरू होने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के करीब 2.25 लाख गाँव में जाएगी, जहां किसानों को केंद्र की किसान और कृषि क्षेत्र के उत्पादन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, वोकल फॉर लोकल, घरेलू पर्यटन और जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह गांव चलो अभियान के बाद ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पूरी तरह साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं और 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 में सेना के दमखम की झलक देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में दिखेगा भारत का दमखम। चीन की बत्ती गुल, टेंशन में पाकिस्तान। राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है। शत्रु के हर धोखे का तोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल 17 फरवरी को पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास होना है, जिसे लेकर एयरबेस पर
121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस वार एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिसाइलें भी अपनी ताकत और मारक क्षमता का दम दिखाएंगे और वायुसेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड का लाइव डेमो भी देंगे। 500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगुआर हॉक, C-130J, हरक्यूलिस, तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक, अपाचे और Mi-17, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कॉर्बेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुल है और 17 फरवरी को होने वाले इस अभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन का माहौल है। न्यूज़18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।